गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। उसमें हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी थी कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटल कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। और इसके अलावा बेसिस के भी रिएक्शंस पढ़े थे, मेटल के साथ और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। फिर हमने ये भी जाना था कि जब हम पानी में डालते हैं एसिड और बेसिस को तो वो क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। एसिड में से क्या बाहर आ जाता है, H+ आ जाता है, और बेसिस में से क्या निकलता है, OH- निकलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो क्या है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। जो एसिड या बेस का जो सॉल्यूशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी तक हमने ये देखा था कि कुछ इंडिकेटर्स होते थे और वो इंडिकेटर्स हमें ये बताते थे कि दो सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन एसिड का है, कौन सा सॉल्यूशन बेस का है। फॉर एग्जांपल लिटमस का यूज़ करके या और भी कई चीज़ों का इस्तेमाल करके जो होता है हम पता लगाते थे। लेकिन अगर दो एसिड्स दिए गए हों या दो बेस दिए गए होंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ज़्यादा पावरफुल एसिड है और कौन सा वीक एसिड है। तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए आगे हम दो तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये भी एक तरह का पेपर होता है जैसा कि लिटमस पेपर होता है, और ये जो होता है जनरली ऑरेंजिश टाइप का पेपर होता है, और इसके कवर पे या इसके लिए एक कलर चार्ट दिया गया होता है जो कि ये बताता है, इसमें कई तरह के कलर शेड्स होते हैं, 14-15 तरह के कलर शेड्स होते हैं, और वो ये बताता है कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, डिपेंडिंग ऑन कलर चेंज। इवन एसिड्स में भी वो अलग अलग कलर देता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो वो अलग कलर देगा, वीक है तो जो पेपर है यूनिवर्सल इंडिकेटर वो क्या होगा, अलग कलर देगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी यूज़ किया जाता है बताने के लिए कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, बेस में कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक है। इसके अलावा एक और चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, एक स्केल बनाया गया, एक साइंटिस्ट ने एक स्केल डेवलप किया। उस स्केल को हम एक्चुअली ये एक टाइप की इमेजिनरी स्केल है। इमेजिनरी स्केल का मतलब क्या है कि हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं जो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा 12th क्लास में। पीएच एक तरह की वैल्यू होती है। वैल्यू मतलब इसका कुछ नंबर होता है, और ये वैल्यू जो होती है हमें ये बता देती है कि, और ये वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे। मान लो आपने इसमें कुछ वाटर लिया और कुछ एसिड इसमें डाल दिया। जब इसमें एसिड डालेंगे तो क्या होगा, वाटर में हमारा जो एसिड होगा वो आयनाइज होगा, वो कुछ अमाउंट ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, या बेस जब डालेंगे तो OH- आयन प्रोड्यूस करेगा। तो उससे हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेंट्रेशन की मदद से लेबोरेटरी में हम क्या करेंगे, ये जो H+ है या OH- है, इसकी मदद से हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं जो कि बाद में आपको बताया जाएगा, उसका फार्मूला और pH कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन से। फिर जब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी pH। क्या मिलेगी, स्मॉल p कैपिटल H, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो pH मिलेगी, वो वैल्यू जितनी होगी उसके लिए एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक इस तरह का इमेजिनरी स्केल बना दिया कि एक स्केल होगा और उसके बीच की वैल्यू क्या होगी 7, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 0, और एंड की वैल्यू क्या होगी 14। क्या होगी 14। अब इधर से इधर जो होगा वो एसिड का एरिया होगा। मतलब अगर किसी की pH वैल्यू 7 से कम आती है तो हम क्या बोलेंगे, उसका कैरेक्टर कैसा है, एसिडिक है, और 7 से 14 से के बीच में आती है तो क्या बोलेंगे, बेसिक है। अब एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर मान लो एक स्केल है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इधर जाते हुए 7 से नीचे की तरफ जाते हुए एसिड का कैरेक्टर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब 0 वाला जो होगा, जिसका pH 0 होगा, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। 1 होगा तो वो थोड़ा सा कम होगा, 2 होगा थोड़ा सा कम होगा,
7 तक जाते 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 वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। 7 जिसकी pH वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, न्यूट्रल है। वो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। 3 तरह के सब्सटेंस हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो 7 वाला क्या है, न्यूट्रल है। आपकी बुक में भी इसका डायग्राम बनाया गया है पेज नंबर 25 पे, आप वहाँ देखेंगे बीच में लिखा हुआ है 7 और उसमें क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रल। फिर ऊपर में क्या दिखाया गया है, 7 से 0 की तरफ एक एरो दिया गया है। 7 से 0, मान लो ये 7 है तो इधर की तरफ एक एरो देके लिखाया गया है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग। इधर जाते हुए एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और इधर क्या है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग, बेसिक नेचर जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। इधर जाते हुए इंक्रीज़ इन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और इधर डिक्रीज़ इन H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन या इंक्रीज़ इन OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको सही आसान लग रहा होगा या कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक इस तरह का स्केल बना दिया गया, इमेजिनरी स्केल, जैसे आप अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रखते हैं वैसा कोई स्केल नहीं है। ये सिंपल कागज़ पे या एक पेपर पे बनाया हुआ स्केल है, जो कि जनरली क्या है, एक तरह का बस रेफरेंस है, जहाँ पे हम pH वैल्यू रख के और चेक कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमने एक बीकर का कॉन्सेंट्रेशन निकाला और फार्मूले की मदद से हमारा pH आया 2, तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, एसिडिक होगा। अब मान लो दूसरा का pH वैल्यू आया 3, अब बताओ कि इसमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो हमने अभी क्या बोला कि इधर पीछे की तरफ जाते हुए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो 3, 2, तो 2 क्या है, छोटा है, पीछे आएगा, तो 2 क्या है, ज़्यादा एसिडिक है और 3 क्या है, कम एसिडिक है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, 2 और 3 में बोलेंगे 3 ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि नंबर ज़्यादा बड़ा है। उल्टा है, बेस के केस में नंबर बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, लेकिन एसिड के केस में जब नंबर घटेगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। pH स्केल डिनोट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH स्केल क्या दिखाता है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक सॉल्यूशन में, और ये नंबर इंडिकेट करता है कि एक सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। स्केल कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 14। 7 के बराबर जिसकी pH वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। 7 से कम है तो क्या बोलेंगे, एसिडिक, और 7 से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्यूशन। तो 7 वाले को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल, 7 से कम वाले को एसिडिक और 7 से ज़्यादा वाले को बेसिक। सॉल्ट का भी क्या हो सकता है, अब अभी सॉल्ट क्या है, हमने एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट। लेकिन सॉल्ट की भी कुछ pH हो सकती है, सॉल्ट भी एसिडिक भी हो सकता है। सॉल्ट भी 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से तरह के हो सकते हैं सॉल्ट की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है, एक तो न्यूट्रल हो सकता है सबसे कॉमन, उसके बाद एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। अब ये कैसे होता है, तो जब सॉल्ट बनता कैसे है, एसिड और बेस के रिएक्शन होने से सॉल्ट बनता है। तो जब दोनों एक तरह के एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रल। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करके कोई सॉल्ट बना रहा है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। और जब स्ट्रॉन्ग, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस। फोर्थ वाला क्या बन गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक सॉल्ट। ये 4 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे दोनों ही वीक होंगे, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक होगा, तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उस तरह का सॉल्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है pH ऑफ सॉल्ट, जब एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे तो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। pH क्या होगा उस सॉल्ट का, 7। जब स्ट्रॉन्ग होंगे एसिड और वीक होगा बेस तो कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट, और pH क्या होगा, <7। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट, और pH क्या होगी, 7 से ज़्यादा। तो ये आपका हो गया pH स्केल। अब pH जो होती है हमारी डेली लाइफ में भी हम pH की हेल्प से कई चीज़ें हम पता लगाते हैं। जैसे pH का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल हो सकता है, तो हम कई जगह पे pH स्केल का इस्तेमाल करते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 26 पे एक कलर्ड चार्ट दिया है 0 से 14 तक। ये एक्चुअली यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर दिखा रहा है।
अगर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन में डाला और आपको स्ट्रॉन्ग रेड मिला तो आपको क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर एकदम पर्पल ब्लू टाइप का कलर मिला तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये कलर वेरिएशंस है जो कि आपको बताते हैं। और ये कलर वेरिएशंस कहाँ पे दिखाए जाते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे आपको दिखाए जाएंगे। अब आपका इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि हम कहाँ कहाँ पे पीएच का यूज़ कर लेते हैं। तो एक तो है प्लांट और एनिमल्स के पीएच सेंसिटिव। अब चूँकि क्या है, हम जो हैं हम जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, पीएच से बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर हमारे आसपास का पीएच बढ़ता है या घटता है तो क्या होता है, हमें बहुत इफ़ेक्ट करता है। जनरली मोस्ट ऑफ द एनिमल जो होते हैं उसके लिए सूटेबल पीएच क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज 7 to 7.8। हमारी बॉडी अराउंड न्यूट्रल के आसपास 7 से लेकर 7.8 तक वर्क करती है। अगर हमारी बॉडी के आसपास का एटमॉस्फेयर या अंदर का एटमॉस्फेयर इससे कहीं ज़्यादा हो जाता है जहाँ के लिए वो सूटेबल नहीं है तो हमारी क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। जैसा कि हमने देखा है कि एसिड रेन जब होता है तो उस एसिड रेन की पीएच जनरली 5.6 के आसपास होती है। और जब वो पानी में जाता है तो वहाँ के एनिमल्स को क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। कई एनिमल्स मर भी जाते हैं एसिड रेन की वजह से। तो पीएच जो है उसका बैलेंस होना, वो एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। किसके लिए, एनिमल्स और प्लांट्स को हेल्दी और ज़िंदा रहने के लिए। नेक्स्ट क्या है, कुछ एक प्लैनेट, वीनस के प्लैनेट की बात की गई है कि जो वीनस का प्लैनेट है वो किस चीज़ का बना हुआ है, थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसीलिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसिड्स में लाइफ हो ही नहीं सकती, बहुत मिनिमम रेयर चांसेस है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। मतलब क्या होता है बैकयार्ड, यहाँ पे जस्ट ये ऐसे दिया गया है। जनरली खेतों का भी, सॉइल का भी जो पीएच होता है वो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पौधे भी क्या होते हैं, जनरली न्यूट्रल पीएच के आसपास उगते हैं। तो कई खेतों का सॉइल क्या होता है, एसिडिक होता है, कई खेतों के सॉइल बेसिक होते हैं, जिसको हम ट्रीट करके न्यूट्रल के आसपास लाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा प्लांट जो हो वो अच्छे से ग्रो कर पाए। इसके लिए हम अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमें अपने सॉइल का टेस्टिंग, जो किसान हैं जो थोड़ा जागरूक हैं वो क्या करते हैं, आपको इस फसल बोने के पहले रेगुलर इंटरवल पे 2 इयर्स 3 इयर्स पे वो सॉइल की टेस्टिंग कराते रहते हैं कि सॉइल में कोई चेंज तो नहीं आया है, सॉइल का एसिड या पीएच जो है वो सॉइल का ठीक है कि नहीं, उनके प्लांट जो होंगे वो प्रोडक्शन अच्छा करेंगे कि नहीं। तो प्लांट नीड स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर सॉइल। तो हम क्या करते हैं, सॉइल की पीएच टेस्टिंग करते हैं ताकि हमारा जो प्लांट यील्ड दे वो अच्छा दे पाए और अच्छे से हमारी जो प्लांट की ग्रोथ है वो हो पाए। उसके बाद क्या है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे स्टमक के अंदर जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि डाइजेशन में भी रोल प्ले करता है और कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मारने में हेल्प करते हैं। अब इस इतना स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस होने के बावजूद वो हमारे स्टमक में कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, क्योंकि वहाँ पर उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म म्यूकस लेयर ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हमें इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो पेट है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे अलग अलग रीज़न्स होते हैं इसके, और उसकी वजह से हमें बहुत पेन और इरिटेशन होती है। और इसका नाम क्या है, इस प्रॉब्लम का नाम क्या होता है, एसिडिटी। और एसिडिटी के लिए कई तरह के आपको दवाइयाँ बनाई गई हैं, और जनरली एसिड है तो इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए दवाइयों में क्या इस्तेमाल किया जाता है, बेस। और एसिड और बेस मिलकर क्या कर देते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज। जनरली जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम के लिए, उन सभी को क्या बोलते हैं, एंटासिड। क्या बोलते हैं, एंटासिड। और इसमें स्पेशली जो एक कॉमन एंटासिड है उसमें जो कॉमन बेस होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो हमारे पेट में जो एसिडिटी हो जाती है उसके लिए, उस प्रॉब्लम के लिए जो दवाइयों का यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, एंटासिड। एंटासिड में होता है क्या है, बेस होता है, और एक कॉमन बेस क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद क्या है कि हमारे मुंह में भी क्या होता है, जो दांत का सड़न होता है वो भी पीएच चेंज की वजह से होता है। क्या होता है, जब हम कुछ खाते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट टूट कर क्या बना देता है, ग्लूकोज। हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एंजाइम से क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। उसके बाद जब वो ग्लूकोज बनता है तो क्या होता है, जब हम अच्छे से ब्रश नहीं करते रात को, या अच्छे से कुल्ला नहीं करते और ऐसे ही सो जाते, तो वो जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, हमारे दांतों में चिपका रह जाता है। और उसमें बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन करके उसको एसिड में बदल देते हैं। और जब एसिड में बदलते हैं तो वो हमारे दांतों के इनेमल को क्या करता है, धीरे धीरे कोरोड कर देता है। तो इस तरह से टूथ डीके के लिए भी
थोड़ी देर तक के लिए हमारा माउथ क्या रहता है, एसिडिक होने की वजह से हमारा जो दांत होता है वो सड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो रात को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। और जनरली मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट में क्या होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमारे मुंह में जो प्रेजेंट एसिड्स हैं उन सबको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारे दांत को सड़ने से बचा देते हैं। तो ये आपका क्या है, ज़रूरी है दांतों को रात में साफ़ करना। लास्ट एक क्या है, बहुत सारे एनिमल और प्लांट में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि खुद के बचाव के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि हनी बी का स्टंग या चींटी का स्टंग, इन सब में क्या होता है, एसिड होता है। एक पत्ता होता है जो कि बहुत फेमस है, जब उसके पत्ते हमारे हाथ पैर में लग जाते हैं तो वो क्या हमारे रिलीज़ करता है, हमारे अंदर एसिड छोड़ देता है और जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है। जब हम उसमें बेकिंग सोडा या किसी तरह का बेस लगाते हैं तो वो हमें रिलीफ़ देता है। एक और इस तरह का पत्ता है, नेटल लीव्स बोलते हैं उसको, नेटल का पत्ता, वो इंजेक्ट करता है मिथेनोइक एसिड हमारे शरीर के अंदर और जिसकी वजह से जलन जैसी होती है। इसका पिक्चर आपके बुक में दिया गया है यहाँ पे पेज नंबर 28 पे। और ये क्या होता है, लेकिन नेचर में इस तरह के प्रॉब्लम का उसका हल भी उसके आसपास ही होता है। जनरली बोला जाता है कि उसी पौधे के आसपास एक और तरह का पौधा उगता है जंगल में, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉग प्लांट, और उसका पत्ता रगड़ने से क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब उसके पत्ते में क्या होगा, किसी ना किसी तरह का बेस होगा। तो नेटल लीव्स का जब हमें टच हो जाता है तो हमें मेथेनोइक एसिड जाने की वजह से हमें बर्निंग होती है, डॉग लीव्स को रगड़ लेने से वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से नेचर में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसिड और बेस प्रोड्यूस करती हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। अब यहाँ पे कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स के एग्जांपल और सोर्स बताए गए हैं, जैसे विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में क्या होता है, एसिट्रिक एसिड। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड। टोमेटो ऑक्सैलिक। मिल्क दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। लेमन में सिट्रिक एसिड एंड स्टिक में मेथेनोइक एंड नेटल स्टिंग में भी मेथेनोइक एसिड। तो ये आपका है पीएच इन डेली लाइफ। नेक्स्ट जो है वो हमें कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्ट जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और उसका डेली लाइफ में हमारा बहुत सारा यूज़ है। तो सॉल्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे जानेंगे, कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या होती है, सॉल्ट के पीएच के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसके बाद कुछ केमिकल्स के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ना है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, कि बनता कैसे है, उसके क्या यूज़ होते हैं। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ना है, फिर बेकिंग सोडा के फिर बाद वॉशिंग सोडा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इतनी चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। सॉल्ट्स, तो कितनी सॉल्ट्स हो गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस हो गया। उसके बाद सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपका कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, लास्ट क्लास। उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा। इस चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक आप इसे प्लीज़ ज़रूर पढ़िए। आपका अगस्त तक का सिलेबस शायद आपको मिल गया होगा, तो आप प्लीज़ टाइम टू टाइम जो वीडियोस दी जा रही हैं उसके हेल्प से पढ़िए और पीछे मत होइए, क्योंकि आप घर पे हैं, आपको और भी कोई काम नहीं करना है, स्कूल अटेंड नहीं करना, तो आप जितना भी सिलेबस है वो साथ साथ में चलते जाइए। बेशक आप आगे रहें लेकिन पीछे नहीं रहिए, क्योंकि उससे बाद में जब भी आपको एग्ज़ाम होने होंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आज यहाँ तक आपको पढ़ाया गया है पीएच के बारे में, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। अगर आपके पास प्रैक्टिकल बुक्स है तो उसमें और अच्छे से कलर्स दिए गए हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के, तो आप वहाँ से ढूंढ के भी अच्छे से देख सकते हैं। या अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का कौन कौन सा कलर होता है और क्या क्या हम एसिड का क्या होता है, बेस का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का क्या होता है, ये सब आपको देखकर पता करना है। थैंक यू।